अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आजाद कश्मीर इंतखाबात के बाद पंजाब में भी बड़ा अपसेट हो गया है। सियालकोट के हलका PS38 में मुस्लिम लीग नून अपनी खाली नशिस्त से हाथ धो बैठी है। ये PP38 है जहां पर बाय इलेक्शन हो रहा था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट यहां से पहले फाते थे, लेकिन उनकी छोड़ी हुई नशिस्त पर यह इंतखाब था जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई है। पंजाब असम्बली के हलका PP38 में होने वाले जिमनी इलेक्शन में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया और नून लीग को शिकस्त हुई है। मुस्लिम लीग नून के चौधरी खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल के बायस नशिस्त खाली हुई थी और खाली होने वाली नशिस्त पर PTI के SN सलीम बरियार 60,588 वोट लेकर जीत गए हैं, जबकि खुश अख्तर सुबहानी के भाई और नून लीग के तारिक सुबहानी 53,471 वोट लेकर हार गए हैं। यानी यहां पर जो मार्जिन है वो भी तकरीबन 7,000 वोटों का है। यह बात हैरानकुन है कि गुज़श्ता 30 साल से इस हल्के से सुबहानी खानदान कामयाब होता रहा है। गुज़श्ता इंतखाबात में इस नशिस्त पर खुश अख्तर सुबहानी कामयाब हुए थे। उनके जो वोट्स थे वो 57,000 जो है वोट लेकर वो कामयाब हुए थे, लेकिन उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हार गए थे। इस नशिस्त के ऊपर आज SN सलीम बरियार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा हैं वो कंटेस्ट कर रहे थे, वो कामयाब हो चुके हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समेटी है। वज़ीर आला पंजाब की मावन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कैंपेन करती रही हैं, उनका खुद ताल्लुक सियालकोट से है, वो इस जीतती हैं। सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जानी राजकुमारी के हुकूमत नूं आर करांगे या पार करांगे। आज जानी राजकुमारी सुन लो, आर करांगे पार करांगे, शेर दे टोटे चार करांगे। आज असी तुहानू वोटां नाल तुहाडे शेर नूं स्टेचर ते पा के अस्पताल कर छड़िया। ये वज़ीर आला की मावन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान है। उनके साथ सेनेटर एजाज चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब के सदर है वो मौजूद हैं। SN सलीम बरियार इस स्टेज पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी खुश दिखाई दे रही है और यकीनन ये एक बड़ी कामयाबी है। पंजाब में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हराकर ये सीट निकालना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा दिन है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के अंदर मुख्तलिफ तौजीहात पेश की जा रही थी। उसकी एक ये भी रीज़न है कि जैसे GB इलेक्शन के अंदर कहा जाता है कि जो विफाक में हुकूमत होती है वो गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीतती है, लेकिन ये तो पंजाब है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कला भी पंजाब को कहा जाता है। लेकिन इस कले में से इसमें दरार डालना, यहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हराना यकीनन एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री है, एक बड़ी फतह है, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आने वाले दिनों की सियासत के ऊपर भी सवालात उठने लगे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंपेन को 2023 का जब इंतखाब यकीनन करीब आ रहा होगा तो किस तरह से स्ट्रैटेजी रिवाइज की जाएगी। वो कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स है जहां पर नजरसानी की जरूरत है। यह भी कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर दो बयानियों की जंग है। एक बयानिया वो है जिसको मरियम नवाज साहिबा और उनके वालिद नवाज शरीफ लीड करते हैं, दूसरा बयानिया वो है जिसको शहबाज शरीफ लेकर चलते हैं। शहबाज शरीफ का बयानिया मुफावत का बयानिया है और गुज़श्ता रोज़ भी ये खबरें सामने आ रही थी कि आज़ाद कश्मीर इंतखाब की शिकस्त के बाद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा यानी दो बयानियों के दरमियान खलीज मजीद बढ़ गई है और शहबाज शरीफ साहब से ये जुमला मंसूब किया जा रहा था कि अगर इसी नैरेटिव के साथ, जिस नैरेटिव के साथ मरियम नवाज साहिबा ने कश्मीर इंतखाब की कैंपेन को लीड किया, अगर इस नैरेटिव के साथ जाएंगे तो कश्मीर तो दूर की बात पंजाब भी हाथ से निकल जाएगा। और पंजाब में से आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फतह हासिल की है उससे बहुत सारे और सवालात भी जन्म ले रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या असर नौ फिर से किसी तंजीम साजी की ज़रूरत है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फिर से अपने ही रहनुमाओं को, अपनी पार्टी वर्कर्स को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, और अगर ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है तो फिर ये रीऑर्गेनाइज कौन करेगा, ये तंजीम साजी कौन करेगा। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ साहब को तंजीम साजी से मुताल्लिक जो है वो काफ़ी बेहतर समझा जाता है। वो अपने रहनुमाओं और कारकुनान को जोड़े रखते हैं, वर्कर लेवल पर उनका राब्ता है, लेकिन हमजा शहबाज साहब भी खामोश दिखाई दे रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी काफ़ी खामोश दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में मरियम नवाज साहिबा जिनको कोविड डिटेक्ट हुआ है, वो कोविड पॉजिटिव हो गई हैं कश्मीर इलेक्शन कैंपेन के बाद, क्या सवाल तो ये भी उठता है कि अब जो करंटीना में गई हैं, क्या मरियम नवाज साहिबा एक बार फिर करंटीना में चली जाएंगी, क्वारंटीन हो जाएंगी सियासी तौर पर भी, और फिर उसके बाद बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब को आगे आना पड़ेगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीड करना पड़ेगा, फिर से सफाराई करनी पड़ेगी, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को फिर से कलेक्ट करना पड़ेगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन सियालकोट के अंदर ये क्या हुआ है
और कैसे हुआ है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की फतह में अहम किरदार अदा किया। डस्का इंतखाब के बाद आपको याद होगा कि सियालकोट से मुल्हिका ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर डस्का में धुंध की बातें हो रही थी कि धुंध की वजह से ये इलेक्शन धुंधला गए हैं, धांधली का शोर उठा। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 38 के अंदर जो नाकामी हुई है इस पर अपने गम को कैसे मैला करती है, गम को कैसे धोती है, क्या नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, क्या यहाँ पर भी इसको भी डस्का 2 बनाया जाता है, क्या यहाँ पर भी जो है वो रिगिंग से मुताल्लिक कुछ शवायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सामने लाएगी। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप में काफ़ी खामोशी दिखाई दे रही है। अब यकीनन ये एक बहुत बड़ा मामला है आज़ाद कश्मीर इंतखाब के बाद PP 38 का मामला, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ों पर नजरसानी करनी होगी और देखना होगा कि आइंदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किस हिकमत अमली के तहत मैदान में उतरती है और किस तरह से अपने आप को रीऑर्गेनाइज रिकलेक्ट करती है। और फिर ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बिल आखिर लीड कौन करता है। जहाँ तक बयानिए की जंग है, आपको याद होगा शेख रशीद अहमद साहब वफाकी वज़ीर दाखिला है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया अगर रियासत मुखालिफ बयानिया रहता है, अगर वो इसी तरह मुख्तदिर हलकों को चैलेंज करते रहेंगे, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेकर चलेंगे, तो यकीनन उनको कभी कामयाबी नहीं मिल सकती है। इस वक्त PP 38 से हमारे रिपोर्टर वसीम अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वसीम, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि SN सलीम बरियार ने जो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री यहाँ पर हासिल की है, गुज़श्ता इंतखाबात के अंदर यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को 4575 वोट हासिल हुए थे, जबकि SN सलीम बरियार 60,588 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। तकरीबन 20,000 वोटों का डिफरेंस है। ये हाउ डिड इट हैपन, ये हुआ कैसे? तारिक, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इसमें। वोटों का डिफरेंस जो आप बता रहे हैं वो थोड़ा कम है, इतना नहीं है। 7,117 वोटों का डिफरेंस है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक और 60,000 से ज़्यादा जो हैं वोट इन्होंने हासिल किए हैं SN सलीम बरियार ने। इसमें आपको बताता चलूँ कि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रास रूट लेवल पर बहुत ज़्यादा काम किया था, जिसकी वजह से उनको ये शानदार विक्ट्री हासिल की, क्योंकि पहले ख़ानदानी मरूसी सियासत थी, वही एक फैमिली जो थी वो यहाँ पर इलेक्ट होती जा रही थी, लेकिन इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाके थे, जो रोड्स थे वो टूटे हुए थे और जो स्कूल थी उनकी जो हालत थी वो काबिल रहम थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने आज पानी में खड़े होकर भी वोट कास्ट किया और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए एक तब्दीली को लेकर, एक नौजवान को लेकर आए, इस होप के साथ कि वो इस इलाके की शायद तकदीर बदल सके। इस मौका पर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में वो जोश जज्बा देखने में आया और जिस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की। सबसे पहले जो SN सलीम बरियार का ये कहना था कि मेरी कोशिश थी कि इस इंतखाब को मैं इस तरह लड़ूं क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पहला ये इंतखाब है, तो इसमें वो ख़ुद तमाम जितने भी गली मोहल्ले गांव, क्योंकि इस एरिया के इस हल्का के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा जो है वो देहात आते हैं, देहातों में बहुत ज़्यादा आपको पता है कि कच्चे रोड्स होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अहमद आपके वक्त के लिए। हमारे वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक और मामले की जानिब बढ़ते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मंगल की रात होने वाली बारिशों ने हुकूमती इक़दामात का कच्चा चट्टा खोल दिया है। मुसलसल जारी रहने वाली बारिश के नतीजे में कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए, सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं, जबकि घरों में भी पानी दाखिल हो गया। अब सेक्टर 11 में E11 है जहां बरसाती रैले में गाड़ियां तिनकों की मानद बहती रहीं। क्या मंजरनामा दिखाई दिया इस्लामाबाद की सड़कों पर, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपको भी दिखाते हैं। अब यह वफाकी दारुल हुकूमत बाद का मंजरनामा। सवाल यह है कि इस्लामाबाद में सैलाबी कैफियत पैदा हुई क्यों? क्या बरसाती नालों की बरवक्त सफाई ना करना कोई तबाही का बाइस बना? अचानक क्लाउड बर्स्ट से शहर पानी में डूबा। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद ने दावा किया कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आया। सवाल ये उठता है कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? किसी खास इलाके में मुख्तसर दौरानिए के लिए अचानक बहुत ज्यादा बारिश का होना जो बड़े तूफान या फिर सैलाब का सबब बने, उसको क्लाउड बर्स्ट या फिर बादल का फटना कहते हैं। क्लाउड बर्स्ट से पहले फजा में निचली सतह पर मौजूद गर्म हवा तेजी से ऊपर की जानिब बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में बादलों में मौजूद बुखारात पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं। यह बल्कि इस कदर तेज होता है कि नए बनने वाले पानी का बोझ बादल सहार नहीं सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो एक धमाके के साथ फट जाते हैं, जिसके नतीजे में मूसलाधार बारिश शुरू होती है। आमतौर पर यह क्लाउड बर्स्ट के वाकयात पहाड़ी इलाकों में पेश आते रहते हैं। जिले इंतजामिया के मौक़िफ़ को एक लम्हे के लिए अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो महकमा मौसमियात का बयान इससे मुख्तलिफ है।
मेट ऑफिस के मुताबिक ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था, बल्कि मामूल की मानसून की बारिश थी जिसमें शिद्दत आती रहती है। महकमा मौसमियात ने इंतजामिया का मौक़िफ़ मुस्तरद करने के बाद यह बात वाज़ेह की है कि सैलाबी कैफियत हुकूमती अदम तवज्जुही के बाइस पैदा हुई है। बारिशों ने CDA की कारकर्दगी का पोल खोला है। करोड़ों रुपए के फंड्स के बावजूद नाले साफ नहीं हो सके, शहर में दरख्त काटे जा रहे हैं, दरख्तों की कटाई हो रही है, सीवरेज सिस्टम बुरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। G11 में भी 3 बरस से नाले साफ नहीं हुए हैं, जबकि शहरियों की शिकायत के बावजूद भी इंतजामिया इस मामले की तरफ तवज्जो नहीं दे रही, खामोश रहती है। अब यही नहीं है इस तमाम तर सिचुएशन पर, बल्कि बरसात से कबल मामूल की सफाई भी नहीं की गई। शहर इक़्तिदार में नालों की सफाई और सीवरेज सिस्टम की अगर ये सूरत हाल है तो मुल्क के दीगर इलाकों में मानसून का मुकाबला कैसे किया जा सकेगा। जुड़वा शहरों में मानसून की तबाही पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बयान इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ है। वज़ीर दाखिला के मुताबिक नाला लई हर 20 साल बाद 200 इंसानों की बलि लेता है। शेख रशीद अहमद साहब अब फ्लडिंग की सिचुएशन के अंदर ये कह रहे हैं कि इंसानी जानों की ज़िया के लिए आप तैयार रह जाएं। वो क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। लई जो है हर 20 साल के बाद 200 आदमियों की जान लेता है। नाला लई पे या 90 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा। और ये नाला लई जो है रावलपिंडी का वाहिद मसला है जो अभी तक हल नहीं हुआ। जब मैंने शुरू किया था तो 26 अरब का था, अब ये 90 अरब रुपए पे पहुंच गया है। नाला लई इंशाअल्लाह ताला ठीक होने जा रही है। बस मेरा यही एक जिंदगी का आखिरी मिशन है कि नाला लई शुरू हो जाए, यही मेरा जिंदगी का आखिरी काम है। बाकी रावलपिंडी के सारे काम मुकम्मल हो जाए। अब नाला लई जिसके अतराफ में पिंडी की बड़ी आबादी मुकीम है, दहाइयाँ गुजर गई हैं मगर इस नाले की सफाई नहीं हो सकी। वज़ीर दाखिला जिनका इंतखाबी हल्का इस नाले के अतराफ में है, हर बार आवाम से नाले की सफाई और शहरियों की जो आबादकारी है उसका वादा किया जाता है, मगर ये वादे भी महज सियासी दावे बन चुके हैं। इस्लामाबाद शहर के नालों के अतराफ में भी नाला लई की तरह घर बना दिए गए हैं, जिसके बायस नालों की चौड़ाई कम हो चुकी है। मामूली बारिश भी शहर इक़्तिदार में तबाही का बायस बन जाती है। असल में आज शहर इक़्तिदार में जो कुछ हुआ है ये कैफियत बनी क्यों है, इस मामले पर बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रियाज साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, इस्लामाबाद की सड़कों पर आज जो सैलाबी कैफियत देखी गई ये महज क्लाउड बर्स्ट था या मामूल की मानसून बारिश थी? ये कैफियत बनी कैसे? शुक्रिया। नहीं, ये मानसून की जो नॉर्मल ट्रेंड्स है उसमें इस किस्म की बारिशें होती रहती है और ये भी एक इवेंट था। अगर आप देखा जाए इस्लामाबाद में तो कहीं पे 600 मिलीमीटर भी हो जाते थे, कहीं 200 मिलीमीटर भी। ये तो जितनी 123 मिलीमीटर मैक्सिमम रिकॉर्ड हो गई थी। और इस किस्म के इवेंट्स तो पहले भी आए जो मैनेज हुए हैं, लेकिन यह कि ओवरऑल ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था। और एक आप कहते हैं कि जिस तरह इवेंट्स आते रहते हैं। नहीं, मैं आपसे इसलिए जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इंतजामिया ने कहा ये क्लाउड बर्स्ट था जो कि गैर मामूली कैफियत थी। आपने कहा इस तरह के इवेंट्स पहले भी हुए हैं, लेकिन इस तरह की सूरत हाल पहले नहीं हमने देखी जो आज इस्लामाबाद के अंदर। ये मजीद भी आगे ये इसी तरह इवेंट्स आते जाएंगे जब तक इसकी मजीद इंटरवेंशंस चलते जाएंगे, क्योंकि अब रेन को अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा रेन तो नहीं हुए 100, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था। बहरहाल जिस तरह पहले भी काफ़ी बड़े इवेंट्स आए हुए जो मैनेज किए गए, जो इंतज़ामिया उसने मैनेज किए हुए, लेकिन कभी कभार मेरे ख्याल में देर में भी सम रीज़न जो जिसकी वजह से वो स्लाइटली प्रॉब्लम हो गया है। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा इवेंट्स इस्लामाबाद में ही आए। बल दूसरा यह कि इस्लामाबाद कोई इस किस्म की मतलब प्लान एरिया नहीं है जहाँ पे अगर 100 मिलीमीटर जैसे मतलब इससे फ्लडिंग हो जाए, जैसे अगर पिंडी में हो या लाहौर में या दूसरे जगह पे आपने कभी ऐसी फ्लडिंग देखी है इससे पहले इतनी नॉर्मल रेन पे? जैसे आप कह रहे हैं 100 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई और ऐसा अनयूजुअल किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाना आपने देखा इससे पहले? नहीं, इतने मिलीमीटर पे यहाँ पे इस्लामाबाद में नहीं होता। और क्योंकि यहाँ इससे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन कभी नहीं हुआ। और यही वजह है कि तो फिर इसको पुअर मैनेजमेंट का नाम दिया जा सकता है ना। इंतजामिया क्लाउड बर्स्ट कह के दामन छुड़ाना चाह रही है, तो आपकी गुफ्तगू से तो मुझे ये तासुर मिल रहा है कि असल में इंतजामी सतह के ऊपर नाहिली थी, इसको मैनेज नहीं किया गया। नहीं, मैं नहीं समझता। और ना मैं भी वो डिफरेंट वर्ड्स उसने कोई डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए होंगे, लेकिन यह कि अगर इंतज़ामिया तो पहले भी इतनी बारिशें हो रही है उसने मैनेज किया गया है।
मतलब ये मुझे नहीं लग रहा कि बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट होना, इट्स क्वाइट अ टेक्निकल टर्म रियाज साहब। ये तो एक टेक्निकली आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अनयूजुअल इवेंट नहीं था, बारिश भी मामूल की थी, रेगुलर मॉनसून है। लेकिन अगर इस तरह की फ्लडेड सिचुएशन देखी गई, सड़कों के ऊपर इस्लामाबाद की गाड़ियां तैर रही हैं और ऐसी गैर मामूली कैफियत बनी, तो इसका मतलब ये है कि या तो नालों की सफाई नहीं हुई, इंतजामिया की तरफ से प्रॉपर मैनेज नहीं हुआ, वो उनको अंदाजा नहीं था। जैसे आप ये कह रहे हैं कि मैं कहीं मौसमियात की तरफ से भी कोई रेड अलर्ट तो जारी नहीं किया गया था, कोई वार्निंग नहीं थी, इसका मतलब ये कि इंतजामिया सोई हुई थी। नहीं, मैं जैसे मिड डिपार्टमेंट तो तकरीबन 26 को इस किस्म की जो एडवाइजरी है और प्रेस रिलीज इशू किया हुआ है, और जो NDM में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके ऊपर उसकी काफ़ी एक्शंस लिए गए हैं, और हर जगह पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स है जो मैनेज करते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया है। बाकी मेरे ख्याल में कुछ ऐसे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो जिस तरह पहले जैसे मैंने बता दिया कि जब भी इवेंट्स आते हैं तो वो मैनेज करते रहते हैं, इसमें मैं भी कुछ। अच्छा रियाज साहब, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन फ्यू डेज टू कम? ये तो इस्लामाबाद में है, सबसे पहले मुझे इस्लामाबाद की सिचुएशन बता दीजिए कि मेट डिपार्टमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आने वाले दिनों में, कितनी बारिश होगी, मॉनसून कितनी शदीद होगी, और फिर मुल्क के दीगर हिस्सों में कहाँ कहाँ आप महसूस कर रहे हैं कि फ्लडिंग हो सकती है, जिसको अर्बन फ्लडिंग का नाम दिया जाता है? ये देखिए, जितने भी पहली बात तो ये है कि हम बड़े क्लियर करते हैं कि जो मानसून सीज़न है जिसमें जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, सितंबर तक चलता है, मिड सितंबर तक, इसमें डेफिनेटली इस किस्म के इवेंट्स जो हेवी रेनफॉल जिसमें 100 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, और इसके इवेंट्स आगे भी पहले भी चलते रहते थे, आगे भी, तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है मानसून सीज़न की। और अभी जो फ़िलहाल इस वक्त जो स्पेल है ये 1-2 दिन तक रहेगा, और जिसमें पंजाब के ज़्यादातर जैसे रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर डिवीज़न है, सर KP के जो मलाकंड, हज़ारा डिवीजन्स है। आप क्या समझते हैं व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू डू एट दिस पॉइंट इन टाइम? यानी अगले 2 रोज तक अगर यही सिचुएशन रहती है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपकी जो है वो क्या वार्निंग? मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी बड़े एक्शंस, वो चूंकि मिड डिपार्टमेंट के साथ काफ़ी एक इंटीग्रेटेड पार्ट है और कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ इवेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें मेरे ख्याल में कुछ रीज़न हो सकते हैं, वो अंडरस्टूड हो गया है उसको कि क्या रीज़न हो सकती है। आई थिंक वो मैनेज कर लेंगे, आगे जो भी इवेंट्स जिस तरह पहले करते थे आगे भी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज खान साहब आपके वक्त के लिए। अभी एक ब्रेक लेंगे, क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि तालिबान चीन में है, क्या खित्ते की सियासत बदल रही है, आने वाले दिनों में अफगान इशू कहाँ देखेंगे, इस अहम मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान मसले के सियासी हल पर सवालात उठा दिए हैं। अमरीकी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि अमरीका ने अफगानिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक इत्तेहादी ममालिक एक ऐसे वक्त में सियासी हल की तजवीज़ दे रहे हैं जब वो सौदेबाजी की पोजीशन खो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपनी ट्रूप्स को वहाँ से वेकेट किया अफगानिस्तान से। अपनी फ़ौजों के इनखला के बाद तालिबान को ये तासुर मिला कि जैसे तालिबान ये जंग जीत चुके हैं, ऐसे में तालिबान को टेबल के ऊपर लाना, मुज़ाकरात करना, मीडिएशन करना, दिस इज़ समथिंग वेरी ट्रबलसम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी TV को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा है, उनका नैरेटिव क्या है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। We face 2 scenarios. One, refugee problem. Already Pakistan is hosting over 3 million Afghan refugees. And what we fear is that a protracted civil war would mean more refugees. And you know, our economic situation is not such that we can have another influx. Secondly, the worry is that the civil war will flow into Pakistan. Because, you know, the Taliban are basically ethnic Pashtuns. There are more Pashtuns on our side of the border than in Afghanistan. And so the worry is that if this goes on, the Pashtuns on our side will be drawn into it. अब सवाल ये है कि क्या इत्तेहादी अफवाज अफगानिस्तान में सौदेबाजी की पोजीशन खो चुकी है? क्या अब कोई बार्गेन नहीं हो सकता? क्या आलमी ताकतें अफगान मसले का पुरअमन हल तलाश कर सकती हैं? क्या तालिबान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठाया जा सकता है? अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी के साथ साथ तालिबान क़यादत खित्ते के ममालिक से राब्ते बढ़ा रही है। रूस के बाद
चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तालिबान वफ्द बीजिंग में मौजूद है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि तालिबान चीन के साथ भी राब्ते में है। 9 रुकनी वफ्द की सरबराही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कर रहे हैं। अफगानिस्तान अहम सियासी और जोग्राफियाई मोहल्लों का हामिल है। खित्ता इंपॉर्टेंट तो है, समुंदर से महरूम इस मुल्क पर ईरान, रूस, भारत और चीन अपना असर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद खित्ते के ये चारों ममालिक अपने जतन में मसरूफ हैं। हर मुल्क अपने मफाद के लिए तालिबान का इस्तेमाल करना चाह रहा है। आज चीनी वजीर खारजा ने तालिबान क़यादत से मुलाकात के बाद तालिबान के सामने 2 मुतालबात रखे। पहला मुतालबा मशरकी तुर्किस्तान इस्लामी पार्टी समेत तमाम दहशतगर्द तंजीमों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकने का है, जबकि दूसरा अफगान मसले का पुरअमन सियासी हल है। 阿富汗属于阿富汗人民，阿富汗的前途命运应该掌握在阿富汗人民手中。美国和北约从阿富汗仓促撤军，实际上标志着美国对阿政策的失败。阿富汗人民有了稳定和发展自己国家的重要机遇。王毅指出，阿富汗塔利班是阿富汗举足轻重的军事和政治力量，有望在阿和平、和解和重建进程中发挥重要作用。 अब इस सारे मामले पर चीनी मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। दूसरी तरफ अमेरिका है और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अगर तालिबान ने ताकत के ज़ोर पर इक़्तिदार हासिल किया तो अफ़गानिस्तान तन्हा रह जाएगा। वो किस तरह से थ्रेटन कर रहे हैं तालिबान को और इस खित्ते की सिचुएशन को जो बनती हुई दिखाई दे रही है, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। The Taliban says that it seeks international recognition, that it wants international support for Afghanistan. Presumably, it wants its leaders to be able to travel freely in the world, sanctions lifted, etc. Well, the taking over the country by force and abusing the rights of its people is not the path to achieve those objectives. There's only one path, and that's at the negotiating table. अब इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू दिया है, वाजे किया है कि अफगानिस्तान का जो मसला है उसका हल सियासी हल होना चाहिए है। टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात के जरिए से इसको हल करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी मालूम है कि 10,000 ट्रूप्स निकल चुके हैं और तालिबान ये समझ रहे हैं कि उनकी विक्ट्री है, दे आर सेंसिंग देयर विक्ट्री। तो आपको लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम इस मसले का कोई सियासी हल निकालना मुमकिन है? थैंक यू वेरी मच। ये पॉइंट इन टाइम हो या आज से 20 बरस पहले हो, पाकिस्तान एक ही बात कहता रहा है कि इसका हल सियासी है, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। और अफगान अवाम या अफगानिस्तान के लोग अमेरिका पर हमला आवर नहीं हुए थे। अगर हुआ था कोई तो वो अलकायदा एक तंजीम थी। अफगान लोगों का क्या कसूर है जिनको 2 लाख लोग अमेरिकनों ने आकर शहीद कर दिए। 2 लाख अफगान शहीद हुए पिछले 20 बरस में। तो उस वक्त भी इनको कहा गया था कि इसका पॉलिटिकल हल तलाश करें, लेकिन वो हम पर इल्जाम तराशी करते रहे। जो मफाद प्रस्त लोग उनकी मौजूदगी की वजह से बरसरे इक़्तिदार थे, प्रेसिडेंट कारजाई, अशरफ गनी लोग, ये एक ही बात हाँपते रहे कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की मदद कर रहा है, तालिबान की मदद कर रहा है, और अमेरिकन कहते थे वी विल डेसिमेट देम, वी विल डिस्ट्रॉय देम। पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप हो या पॉलिटिकल लीडरशिप, इनको एक ही बात कहती रही कि इसका सियासी हल तलाश करें। आप अफगानों की नस्ल कुशी नहीं कर सकते। आखिर उन्होंने ये बात की। जनरल साहब, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि असल में अमेरिका खित्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी चाहता है। अगर खित्ते में स्टेबिलिटी आएगी तो शायद अमेरिका के मफाद में नहीं है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम जब DGISI और खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ साहब अमेरिका में मौजूद हैं, तो क्या अमेरिका को राजी किया जा सकता है कि वो कोई रोल प्ले करे ताकि खित्ते के अंदर इस्तेहकाम आ सके? अमेरिका रोल प्ले कर सकता है क्योंकि अशरफ गनी गवर्नमेंट की इमदाद वो कर रहे हैं। उनकी फौज को आज भी वही सस्टेन कर रहे हैं। आज भी तालिबान के ऊपर बमबारी अमेरिका ही कर रहा है। तो जब वो ताकत अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं मुआहदा करने के बावजूद, और जो वादे तालिबान के साथ किए थे कि आपके कैदी छोड़े जाएंगे,
आपको डीलिस्ट किया जाएगा दहशतगर्दों की लिस्ट से, ताकि आपके साथ बाकी हुकूमतें इंटरेक्ट करके किसी पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाएं। वो दोनों वादे अमेरिका ने अभी तक पूरे नहीं किए और अशरफ गनी गवर्नमेंट अमेरिकन बलबूते पे आज भी उनको रेजिस्ट कर रही है, उन लोगों को रेजिस्ट कर रही है जिनके साथ अमेरिका मुज़ाकरात करके चला गया है और अशरफ गनी को मुज़ाकरात टेबल पे नहीं बिठाया। तो इससे मुझे लगता ये है कि अभी जो दोनों हमारे DGISI और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए हैं, वो उनको एक ही पैगाम बताने गए हैं कि अब भी आप अपना रोल अदा करें, अपनी मॉरल और इखलाकी जिम्मेदारी निभाएं और 2 लाख अफगानों के कत्ल के बाद आज अब भी आप पर जिम्मेदारी है कि आप वहां क़याम अमन को मुअस्सर बनाएं। हम हर तरह का ताउन करने को तैयार हैं। पाकिस्तान ने 29, आपको याद होगा कि चंद रोज पहले ईद से पहले पाकिस्तान ने यहाँ 23-24 तारीख को कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तमाम अफगान फैक्शंस की, और अशरफ गनी ने ईद का बहाना बना के वहां आने से इनकार कर दिया और उसके बाद से वो बैठने को तैयार ही नहीं है। तो फिर आपको क्या दिखाई देता है, अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है? जैसे आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका असल में भाव डाल रहा है और वो चाहता है कि उसका कोई रोल मुतय्यन हो जाए, तो वो क्या रोल है जो अमेरिका के लिए बेस्ट सूटेड है जिसे वो मुतय्यन कराना चाहता है? अफगानों की बदकिस्मती ये है कि बड़ी कुव्वतों का बैटल ग्राउंड अफगानिस्तान ही बन रहा है। चाइना यहाँ अमन चाहता है, वो इन्वेस्ट करने को तैयार है, वो रोड बिल्डिंग की, रिकंस्ट्रक्शन की और इकोनॉमिक जोन बिल्ड करने को तैयार है, क्योंकि चाइना इस रास्ते को इस्तेमाल करके सेंट्रल एशिया और यूरेशिया जाना चाहता है। अमेरिका, चाइना का बढ़ता हुआ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और ये तरक्की अमेरिका को नापसंद है। रूस इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए वार्म वाटर्स तक आना चाहता है। सेंट्रल एशियन अपने ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज बहरा अरब तक लाना चाहते हैं और गवादर पोर्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं या चाबहार को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ईरान खुद चाहता है कि चाबहार इस्तेमाल हो और ये सेंट्रल एशियन स्टेट जो हैं गवादर तक आए और ये इलाका तरक्की करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। आई हैव टू वाइंड इट अप। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। 2014 से 2021 तक एहतसाब ब्यूरो, अदालत और नैब के दरमियान एक केस गुज़श्ता 7 बरस से शटलकॉक बना हुआ है। आज एक बार फिर कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को NRO दे दिया है। वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के खिलाफ मालम जब्बा केस की फाइल बंद कर दी गई है। नैब ने मामला एक बार फिर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को भेज दिया है। मामले पर इंक्वायरी नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मुकम्मल की, इसे इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया और उस वक्त के वजीर आला यानी मौजूदा वजीर दिफा परवेज खटक, खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर आतिफ खान, साबिक चीफ सेक्रेटरी और वजीर आजम के मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, मौजूदा वजीर आला और उस वक्त के सूबाई वजीर सयाहत और खेल महमूद खान और चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स बोर्ड मोहसिन अजीज के खिलाफ तहकीकात की गई। इस केस में सवात के इलाके मालम जब्बा में 275 एकड़ सरकारी अराजी 2014 में तफरीही मकामात के लिए लीज पर दी गई, जिसमें मुअय्यना तौर पर बेकायदगियों और अकरबा परवरी के इल्जामात लगे थे। मालम जब्बा अराजी की लीज का इश्तिहार 15 साल के लिए दिया गया, ताहम कॉन्ट्रैक्ट के बाद लीज को 32 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया और जिस कंपनी के साथ मुआहिदा किया गया उसके पास इसकी अहलियत, इसकी कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन इस केस में भी रेफरेंस अभी तक दायर नहीं हो सका। इस केस में वजीर आजम के सेक्रेटरी आजम खान और वजीर दिफा परवेज खटक अपने बयानात भी नैब को रिकॉर्ड करा चुके हैं और नैब के मुताबिक इन केसेस में उनके पास कोई काफ़ी शवाहिद मौजूद है। लेकिन चेयरमैन नैब का कहना है कि रेफरेंस तैयार हैं लेकिन तनाज़ की वजह से दायर नहीं हो सकते। चेयरमैन नैब तो माजी में हवाओं का रुख बदलने का दावा भी करते रहे हैं। माजी में चेयरमैन नैब इससे मुताल्लिक क्या कहते रहे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। नैब कर क्या रहा है? नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा। नैब कर क्या रहा है? वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई मसलहत पसंदी सामने आए और नैब ये सोचे कि नहीं जी, चूंकि उस साइड पे अरबाब इख्तियार हैं तो ज़रा एहतियात से काम लेना होगा। अब 2 बरस कबल चेयरमैन नैब ने बिला इम्तियाज एहतसाब का दावा किया था।
नैब खैबर पख्तूनख्वा ने परवेज खटक, मौजूदा वज़ीर आला महमूद खान और आज़म खान के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करके नैब हेडक्वार्टर्स को कार्रवाई के लिए भिजवाई, लेकिन चेयरमैन नैब ने 2 साल केस पर कोई कार्रवाई किए बगैर केस बंद कर दिया है। दाखिले दफ्तर नैब के इस इकदाम से एक बार फिर ऑपोजिशन के इल्जामात अहमियत इख्तियार कर गए हैं। सवाल यह है कि नैब बिला इम्तियाज एहतसाब के दावों पर पूरा क्यों नहीं उतर सकी? दावों के बावजूद हुक्मरान जमात के गिर्द घेरा तंग क्यों नहीं हो सका? क्या कौमी एहतसाब ब्यूरो के खिलाफ ऑपोजिशन के एतराज़ात दुरुस्त हैं? यकीनन नैब को बिला इम्तियाज के अपने दावों की हकीकत को सामने रखना होगा और इस पर अमल पैरा होना होगा। ये तो था आज का दास्ताक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।